नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा से सौहार्दपूर्ण रिश्ते चाहता है। अपनी अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखते हुए भारत की कभी भी किसी पड़ोसी मुल्क को दबाने या अपने क्षेत्र विस्तार की महत्वाकांक्षा नहीं रही। जब भी हमारे पड़ोसी मुल्कों को हमारी जरूरत पड़ी, हमने उदारता दिखाते हुए एक कदम बढ़कर मदद की है। चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले हो या फिर गृह युद्ध, भारत हमेशा से एक अमन पसंद और सक्षम पड़ोसी की भूमिका में खड़ा रहा है। लेकिन अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने अपनी सीमा लांघी है या हमारे धैर्य की परीक्षा ली है, तो हमने सही वक्त पर सटीक जवाब भी दिया है। धर्म के आधार पर भारत से अलग हुए पश्चिमी पाकिस्तान ने तब के पूर्वी पाकिस्तान पर बेतहाशा जुल्म ढाए। नरसंहार, बलात्कार और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने में पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी थी। तब भारत बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में न सिर्फ शामिल हुआ, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त दी कि उसे पूर्वी पाकिस्तान से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। और 16 दिसंबर 1971 को दुनिया के मानचित्र पर एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। हालांकि बांग्लादेश के लोकप्रिय नेता और बंगबंधु के नाम से मशहूर शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। और जब बांग्लादेश आजाद हुआ, उसके बाद से वहां हर साल 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज का विशेष बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर बात करेंगे बांग्लादेश की आजादी में भारत के योगदान की, बांग्लादेश की लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान की। साथ ही बात करेंगे आज भारत और बांग्लादेश के संबंधों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। दरअसल 1947 में भारत से अलग होने के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, वो वर्तमान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आज हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, की ओर से लगातार उपेक्षा, सियासी तिरस्कार और शोषण ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोगों को आक्रोश और घृणा से भर दिया, जिसका नतीजा था पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम। और आखिरकार भारत के सहयोग से बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद होकर 1971 में एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आया। आइए जानते हैं बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और आजादी के बारे में। वो तारीख थी 16 दिसंबर 1971 और घटना थी बांग्लादेश की मुक्ति की। इस दिन पूर्वी पाकिस्तान भारत के सहयोग से पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों, उसके शोषण और सियासी तिरस्कारों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन आजादी की ये लड़ाई बंगबंधु के नाम से मशहूर शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ शुरू हुई और आजादी मिलने के बाद से हर साल बांग्लादेश 26 मार्च को अपनी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। दरअसल 1947 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर एक राष्ट्र थे। 1947 में अंग्रेजों ने भारत से जाने का फैसला किया। जाने से पहले अंग्रेज भारत को 2 हिस्सों में बांटकर चले गए। बंटवारे के बाद 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन धर्म पाकिस्तान को लंबे अरसे तक बांधकर नहीं रख सका। तब मौजूदा पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था और आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान। आजादी के कुछ साल बाद ही पंजाबी प्रभुत्व और पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के खिलाफ पूर्वी हिस्से में असंतोष पनपने लगा। 1947 में जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बना, तो उसके बाद अगले 20 सालों तक बिल्कुल जो होना चाहिए कि ये एक देश है, एक देश मतलब इसका एक वेस्ट हिस्सा है और एक ईस्टर्न हिस्सा है, लेकिन वो जो देश के होने का जो एहसास होता है वो कभी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बना नहीं था, क्योंकि हमेशा ये उनको लग रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग दूसरे दर्जे के सिटीजन को गिने जा रहे हैं।
पाकिस्तान के जन्म के साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ भेदभाव शुरू हो गया। 1948 में उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। बांग्ला भाषी लोगों में इसे लेकर गुस्सा भड़क उठा। ढाका में छात्रों के एक बड़े समूह ने बांग्ला को बराबरी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलाई। कई निहत्थे लोग इस गोलीबारी में मारे गए। इसके बाद बांग्ला आंदोलन हिंसक हो गया। इस आंदोलन ने भाषाई पहचान को लेकर अलग देश की मांग के बीज बो दिए। इस आंदोलन ने बंगाली राष्ट्रीय अस्मिता को जन्म दिया और फिर शुरू हुई अलग राष्ट्र बनाने की मांग। सबसे पहले बात जो हुई बंगाली भाषा पे, और बंगाली भाषा पे जिन्ना जो थे वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि बंगाली भाषा भी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, सिर्फ उर्दू पे वो तुले हुए थे। तो इसमें वो बहुत अनहैप्पीनेस हुई और 1952 में लैंग्वेज के राइट्स भी हुए और स्कूल यूनिवर्सिटी के छात्र मारे गए थे। तो ये जो आज तक मनाया जाता है, जो 21 फरवरी को, 71 फरवरी को, वो अभी तक लोगों के जहन में बहुत ही एक इशू है, एक इशू जो एक जिंदा इशू है बिल्कुल उनके लिए। लेकिन जिस घटना ने बांग्लादेश के लोगों को अलग राष्ट्र बनाने पर मजबूर कर दिया वो था 1970 में हुए पाकिस्तान का आम चुनाव। इस चुनाव के नतीजों ने पाकिस्तान का विघटन तय कर दिया। दरअसल आवामी लीग को इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीट मिली, लेकिन पश्चिम में जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी को ज्यादा सीट हासिल हुई। भुट्टो ने चुनाव परिणाम को ही मानने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ बांग्ला मुक्ति संग्राम, जिसके बाद बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। पाकिस्तान ने भारत पर पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को बरगलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी फौज ने आम लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। लाखों की तादाद में लोग भारत की सीमाओं में घुसने लगे। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों पर हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि बांग्लादेश की लड़ाई अब भारत की लड़ाई है और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। जो इलेक्शंस पहली बार जो है कह सकते हैं कि इलेक्शंस हुए वहाँ पे पाकिस्तान में 1970 के इलेक्शन जो हुए, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान में भी हुई, ईस्ट पाकिस्तान में, बट शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली और कायदे से उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में जो भुट्टो थे वो बिल्कुल इस बात पे ये बात स्वीकार करने को बिल्कुल राज़ी नहीं थे और उन्होंने आर्मी चीफ याया खान जो थे उनके साथ बड़ी साजिश बनाई कि कैसे करें, कि वो चाहते थे कि वो वेस्ट पाकिस्तान में बने रहें और ईस्ट पाकिस्तान अलग बना रहे, लेकिन देश तो एक है, तो ये कैसे हो सकता है। और फिर अंत में जो हुआ कि ढाका में भुट्टो भी आए, पहले जनरल याया खान आए, फिर भुट्टो आए बातचीत करने के लिए, ये सुलह करने के लिए, और पॉलिटिकल सेटलमेंट बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया। दरअसल बांग्लादेश के जन्म के बाद से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास कायम रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बना रहा। बांग्लादेश पाकिस्तान पर उसकी अंदरूनी राजनीति में दखल देने का आरोप लगाता रहा है। जब मुक्ति आंदोलन का दमन करने के आरोप में बांग्लादेश की जमाते इस्लामी के कई नेताओं को फांसी दी गई तो पाकिस्तान ने इस पर एतराज जताया। इसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ गया। जमाते इस्लामी पर बांग्ला मुक्ति आंदोलन के दमन में पाकिस्तानी फौज का साथ देने के आरोप हैं। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत से अलग हुए पाकिस्तान ने अपने गठन के साथ ही दूसरे भाग यानी पूर्वी पाकिस्तान पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया था। पूर्वी पाकिस्तान संसाधन में पाकिस्तान से बेहतर था, लेकिन राजनीति में उसका प्रतिनिधित्व बेहद कम था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज की बांग्लादेश ने आवाज उठाई तो उस पर जुल्म ढाए गए। ऐसे में मदद की गुहार हमेशा भारत से लगाई गई। भारत ने भी आगे बढ़कर बांग्लादेश को पाकिस्तान के आजाद कराने में हर संभव मदद की। बांग्लादेश भी मानता है कि बिना भारत के योगदान के उसे आजादी नहीं मिल पाती। दरअसल अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करने और लोगों को मौत के घाट उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था।
पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम और लगातार बढ़ते अत्याचार के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में शरण लेने पर मजबूर होने लगे। देखते देखते भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई। तत्कालीन भारत सरकार ने न केवल इन शरणार्थियों की मदद की, बल्कि उनके लिए बिहार, बंगाल, असम, त्रिपुरा में राहत शिविर भी लगवाई। पाकिस्तानी सेना के आतंक से बचने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के भारत आने से शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। मार्च 1971 में इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही। जुलाई 1971 में भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को मदद और प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। यही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान के दमनकारी कार्रवाई और मानवाधिकारों के उल्लंघन को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जोर शोर से उठाया और हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि कई देश इसके खिलाफ थे, लेकिन भारत ने फिर भी बांग्लादेश की मदद की। वो चाहते थे अपने तरफ से कि हमें आज़ादी मिले, क्योंकि उन्होंने 25 साल 1947 टू 1971 आप देखिए कि 25 ऑलमोस्ट 25 इयर्स उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि हम इकट्ठा रह सकते हैं कि नहीं वेस्ट पाकिस्तान के साथ। लेकिन जब वो बिल्कुल पता चला और बिल्कुल साफ हुआ कि ये रहना इकट्ठा रहना नामुमकिन है, तो अब उन्होंने अपनी लड़ाई की। जब उन्होंने जेनोसाइड शुरू किया और जब शेख मुजीब को अरेस्ट करके ले गए, तब भारत को उनके लोग आए, हमारी लीडरशिप से मिले, बातचीत की कि कैसे होना चाहिए। तब ग्रेजुअली जब भारत ने समझा कि ये बिल्कुल एक नामुमकिन चीज़ है, तब उन्होंने डिसाइड किया वो पूरी तरह से उन्हें मदद करेंगे। भारत ने बांग्लादेश को न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर मदद की, बल्कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की भी कोशिश की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका समेत कई देशों का दौरा कर पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में किए जा रहे जुल्म और नरसंहार के बारे में बताया। हालांकि अमेरिका ने तब भारत की मांगों को मानने और पाकिस्तान को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया। उन्होंने ये एक चीज़ थी जो बांग्लादेश की अवाम और भारत के अवाम के बीच एक कॉमन फैक्टर बन गया, क्योंकि ये जो बांग्लादेश के लोगों की ख्वाहिश थी उसे हमने समझने की कोशिश की कि ये क्यों है, क्या हो रहा है। जब हमने समझा कि क्या हो रहा है, तो आप याद करेंगे कि उन दिनों में पूरे भारत में ये बिल्कुल एक ऐसी ओपिनियन फैल गई थी, ये मत हो गया था कि नहीं, ज़रूर हमने ईस्ट पाकिस्तान की सपोर्ट करनी है, क्योंकि ये जो उन पे अत्याचार हो रहा है और वो लोग अपने इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो तो सिर्फ अपना जीवन जीना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा, तो ज़रूर उनकी ये ख्वाहिश है, इसे सपोर्ट करनी चाहिए। शांति स्थापित करने के भारत के लगातार प्रयास के बावजूद जब पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमला बोल दिया, तब भारत को इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होना पड़ा और इसके साथ ही 1971 की भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और इस्लामिक देश बांग्लादेश के गठन के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं और लोगों को पूरा सहयोग दिया ताकि वो पाकिस्तान के पंजे से छुटकारा पा सकें। इतनी बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई है कि 20 से 40 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ, राइट, 10 लाख से ऊपर लोग मारे गए, मर्डर हुए, वहाँ पर पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो गया। लेकिन अगर हिंदुस्तान सेना वहाँ पर मदद के लिए नहीं आती तो ये जो नुकसान है ये इससे और दुगना या चौगुना हो सकता था। तो ये बात है कि कम से कम लेट आए लेकिन दुरुस्त आए, और उसके बाद भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर, क्योंकि ये एक कंबाइंड फोर्स बना था, ये मुक्ति बाहिनी भी थी और इंडियन आर्मी के साथ, क्योंकि जो मुक्ति बाहिनी के साथ ये फ़ायदा सबसे बड़ा हुआ कि इंटेलिजेंस बहुत मिल जाती थी, हमको मालूम पड़ता था कि ये इधर इधर है, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो भारत का जो योगदान है ये बहुत ही बड़ा योगदान है। 13 दिन तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना की बहादुरी और शौर्य के सामने हार मानते हुए 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया
और इसके साथ ही दुनिया के मानचित्र पर एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण ने पूरी दुनिया में जहां भारत की मान और शान को बढ़ाया, वहीं भारत ने ये भी दिखा दिया कि मानवता की रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए वो पूरी तरह से सक्षम और समर्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई की। आइए जानते हैं बांग्लादेश की आजादी में शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका के बारे में। बांग्लादेश का जन्म 1971 में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी। महज 23 साल पहले जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो मौजूदा बांग्लादेश उसका पूर्वी हिस्सा था। 1947 में पाकिस्तान धार्मिक आधार पर भारत से अलग होकर नया देश बना। पूर्वी बंगाल धर्म की आंधी उड़कर पाकिस्तान के साथ गई, लेकिन धर्मांधता दोनों को बांध कर ना रख सकी। स्थापना के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सेक्युलरिज्म और समानता के लिए तमाम वादे किए, लेकिन उन्हें निभा ना सके। पूर्वी पाकिस्तान में बराबरी के लिए आंदोलन हुए तो पाकिस्तान ने लोगों पर जुल्म शुरू कर दिया। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के इस हिस्से में लोगों की आवाज बनकर सामने आए। The friend of the bhai of the Bengalis, Bandhu is by brother, friend, and he of the Bengalis, means Bangla. He loves the people of Bangladesh, language of Bangladesh, culture of Bangladesh, literature of Bangladesh. तो ये सब चीज़ें उन्होंने एक स्पेशल रिकग्निशन दी और इसलिए वो फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु, ये उनके दोनों चीज़ें हैं जो उन्होंने इतने बिल्कुल सो मच पैशन, इतने उन्होंने ज़ोर शोर से अपने पूरे दिलो जान से उन्होंने हर एक चीज़ में कहा। उनकी मेमोइर्स भी हैं जो उन्होंने थोड़ा सा लिखा था उनकी असैसिनेशन होने से पहले, उसमें भी उनसे भी ज़ाहिर होता है कि उनकी जो अपने देश के साथ प्रेम था, उनका जो प्रेम था अपने देश के साथ, अपनी लैंग्वेज के साथ, अपनी लिटरेचर के साथ, भाषा के साथ, बहुत ही उनका अत्यंत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थे। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को ढाका के नज़दीक गोपालगंज जिले में हुआ था। उनके पिता शेख लुत्फुर रहमान गोपालगंज जिला सिविल कोर्ट में दस्तावेजों की देखरेख का काम करते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई गोपालगंज में हुई। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। शेख मुजीब ने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के जरिए छात्र राजनीति शुरू की। 1943 में वो बंगाल मुस्लिम लीग के सदस्य बने। इस दौरान वो पाकिस्तान आंदोलन से जुड़े। हुसैन शहीद सोहावर्दी से नज़दीकी के चलते मुस्लिम लीग में उनका कद बढ़ता चला गया। आज़ादी के बाद जब उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बनाने का ऐलान हुआ तो शेख मुजीब इसके विरोध में आ गए और उन्होंने मुस्लिम लीग को अलविदा कह दिया। शेख मुजीबुर जी बहुत ही करिस्मेटिक लीडर थे, बहुत ही करिस्मेटिक लीडर थे और उनकी जो लीडरशिप रोल है वो 50 से शुरू हुई और 50 से शुरू हुई, वो उसके बाद टॉप लेवल पर रहे और वो पूरे तरह से अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे और वो कभी झुके नहीं। ये लोकप्रियता उनकी इतनी है कि वो खड़े रहे पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध और वो कभी झुके नहीं और इसलिए उनको बंगबंधु कहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि उनको ऐसे लीडर मिले, शेख मुजीब जैसे लीडर मिले जिन्होंने वाकई उस देश की इतिहास को ही बदल दिया और ये अब जो बांग्लादेश की भूमिका है वो उभर के आई है। एक इतनी अच्छी भूमिका है, इतना स्ट्रॉन्ग रोल वो प्ले कर रहे हैं साउथ एशिया में, पूरे विश्व में। ये उनके ये शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान की वजह से है। इसके बाद जब हुसैन शहीद सोहावर्दी और यार मोहम्मद खान ने अवामी मुस्लिम लीग बनाई तो शेख मुजीब इसका अहम हिस्सा थे। 1953 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1955 से 1958 तक वो पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य रहे। 1963 में सोहावर्दी की मौत के बाद वो अवामी लीग के अध्यक्ष बने। 1968 में वो जनरल यऊब के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बने। 2 दिसंबर 1969 को उन्होंने ऐलान किया कि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश कहलाएगा। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई की। आखिरकार 1971 में बांग्लादेश
आजाद हुआ। शेख मुजीब आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी चुने गए। 15 अगस्त 1975 को सैनिक तख्ता पलट के बाद उनकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और बांग्लादेश के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं। 1947 तक बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। संस्कृति, भाषा और संसाधन के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो दोनों देश साझा करते हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। बांग्लादेश के साथ भारत का संबंध सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संपर्कों पर आधारित है। बांग्लादेश की आजादी के बाद से ही दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत बनाने का काम किया। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने व्यापक संस्थानिक रूपरेखा का निर्माण किया है। दोनों देशों के बीच 50 से ज्यादा द्विपक्षीय संस्थानिक तंत्र मौजूद हैं। भारत बांग्लादेश के बीच काफी समानताएं हैं जो इनको आपस में जोड़ती हैं। इनमें साझा इतिहास, साझी विरासत, भाषाई और सांस्कृतिक रिश्ते, संगीत, साहित्य और कला के लिए लगाव शामिल है। स्वाधीनता संघर्ष और स्वतंत्रता की साझी विरासत दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। 1947 तक बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। भारत के सहयोग से 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक आजाद और संप्रभु देश बना। भारत की कोशिशों से ही बांग्लादेश को 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली। दोनों देशों के बीच करीब 4100 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। सीमा पर चौकसी की व्यवस्था और इसे बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता है। 2005 में भारत और बांग्लादेश आपस में प्रत्यर्पण संधि के लिए सहमत हो चुके हैं। एक अलग और स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की आजादी के तुरंत बाद भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। मैंने कहा कि 72-75 शेख मुजीब रहमान थे, तब तो बहुत अच्छे रिश्ते थे बांग्लादेश के साथ, और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की शुरुआत हुई वो उसी वक्त हुई। बहुत सारे मतलब जैसे करना चाहिए आफ्टर द वॉर उनकी हालत बहुत ख़राब थी, और हर एक तरीके में भारत की सरकार उनकी मदद करने को तैयार थी। तो हर एक चीज़ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, लैंग्वेज, लिटरेचर, एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर एक क्षेत्र में हमने इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, ये प्लान्स सब शुरू हो गए थे और ये प्लान्स इम्प्लीमेंट भी हो रहे थे। भारत बांग्लादेश के बीच आर्थिक सामरिक रिश्तों का पुराना इतिहास रहा है। दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और राष्ट्रमंडल के साझा सदस्य हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कई विवादित मुद्दे हैं जिनका हल निकालना बाकी है। इनमें जल विवाद, सीमा विवाद, न्यू मूर द्वीप की समस्या, शरणार्थी समस्या, आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि भारत बार बार कहता रहा है कि सीमा पर घुसपैठ, सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी और भारत विरोधी तत्वों के बांग्लादेश में पनाह लेने जैसे तमाम विवादों का शांतिपूर्ण हल जरूरी है। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसका समझौता हो गया है, जो बहुत सालों से चलता जा रहा था, और ये नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको कर दिया। दूसरा प्रॉब्लम चलता था जिसको जो छोटे छोटे हिंदुस्तान के जो पीसेस होते, कुछ ज़मीन है वो बांग्लादेश में थी और बांग्लादेश की छोटी छोटी ज़मीनें जो थी वो हिंदुस्तान में थी। तो ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी दोनों के बीच में हो गई, और इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के साथ जो एनक्लेव्स जिसको बोलते हैं जो बांग्लादेश में थे वो उनको दिए गए, जो एनक्लेव्स बांग्लादेश के हिंदुस्तान में थे वो हिंदुस्तान ने ले लिए, और जो उधर के लोग रह रहे थे बहुत सालों के बाद उनके लिए भी एक वो बहुत राहत मिली कि उनको एक देश मिल गया। सार्क देशों में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बाजार है। बांग्लादेश भारत के निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक के रूप में कार्य करता है। 1982 में बांग्लादेश में उदारीकरण के दौर के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में तेजी से बदलाव आया। बांग्लादेश को भारत से होने वाले निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार $750 करोड़ से बढ़ाकर 2019 में $1000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। बांग्लादेश तेजी से भारतीय उत्पादों के बड़े बाजार में तब्दील हो रहा है।
वाणिज्यिक व्यापार के साथ साथ दोनों देशों के बीच निवेश और तकनीकी आदान प्रदान तेज हुए हैं। भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में कपड़ा, रसायन, विद्युत और औषधि उत्पाद के क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के लिए कई सेक्टरों में आयात पर टैरिफ रियायतें दी हैं। कनेक्टिविटी का आप देखिए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी जो है हमेशा से 1947 के पहले, 1947 के बाद हर एक तरह से वाटर, रोड, रेल, सब कनेक्टिविटी से। लेकिन 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने सारे कनेक्टिविटी तोड़ दिए और बिल्कुल नामुमकिन था कि बांग्लादेश और भारत के बीच कैसे आएँ, कैसे जाएं। भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ही तकलीफ़ें हुई थी। लेकिन अब 2009 से लेके अब तक धीरे धीरे सब जो है कनेक्टिविटीज़ जो हैं वो दोबारा रीइंस्टेट हो गए हैं। भारत लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति पर चलने की बात करता रहा है। इस नीति में बांग्लादेश समेत तमाम पड़ोसी देश काफी अहम हैं। बांग्लादेश और भारत को करीब लाने के लिए कई द्विपक्षीय और एकपक्षीय उपाय किए गए हैं। कुछ साल पहले कोलकाता और ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा दोबारा शुरू की गई। कोलकाता ढाका और अगरतला ढाका बस सेवाएं शुरू की गई। भारत बांग्लादेश के साथ आजादी के बाद से बंद पड़े कई रेल और सड़क मार्ग फिर से खोलना चाहता है। भारत का जोर सड़क और आंतरिक जल मार्गों के लिए दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।